हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। यूनिक सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो सीडीपी के महत्वपूर्ण टॉपिक विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड विकास की अवस्थाएं, ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने सेशन को शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर जरूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो बिना देरी करते सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है मानव विकास है। मानव विकास है ऑप्शन ए मात्रात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी कुछ सीमा तक अमापनीय, ए और बी दोनों। ओके, आपसे पूछा है जो मानव विकास है वो किस टाइप का है। ऑप्शन आपको दिया हुआ था, एक दिया हुआ है मात्रात्मक, एक दिया हुआ है मात्रात्मक और एक दिया है गुणात्मक। अब मात्रात्मक क्या होता है और गुणात्मक क्या होता है ना, आपको ये समझना चाहिए कि मात्रात्मक क्या होता है और गुणात्मक क्या होता है। देखिए, मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी। मात्रा का मीन्स होता है क्वांटिटी, ठीक है, मतलब जिसको तोला जा सके, मापा जा सके। जैसे जैसे बच्चे के भार में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, इनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मेजर कर सकते हैं, है ना, माप सकते हैं। ओके डियर, ये हो गया मात्रात्मक। बच्चे की तो विकास में क्या होता है, भार में वृद्धि होती है और आयु बढ़ने के साथ साथ लंबाई में भी वृद्धि होती जाती है, तो विकास मात्रात्मक होता है। फिर गुणात्मक। गुणात्मक मतलब जैसे नैतिक मूल्यों का विकास, जैसे नैतिक मूल्यों का विकास। इसको मेजर तो नहीं किया जा सकता किसी, है ना, किसी उससे नैतिक मूल्यों का विकास, लेकिन विकास तो हो रहा है। या जैसे कार्य कुशलता, कार्य कुशलता का विकास, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो विकास हमारा मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले स्टूडेंट्स, हम विकास की जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितनी भी डेफिनेशन है, हम उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने कई सारी डेफिनेशन आपके लिए बोर्ड पर पहले से लिख दी है, ताकि इसलिए वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो जाए, क्योंकि मुझे लिखने में टाइम लगेगा। तो इनको मैं आपको बहुत, अगर आप इनको लर्न कर लेंगे तो, क्योंकि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे का ऐसे ही पूछा जाता है कि विकास, है ना, कि ये डेफिनेशन किसने दी है, ये कथन किसका है। तो आपको क्या करना है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, क्योंकि बाकी आपको इसकी सारी जो लैंग्वेज है उसको मैं आसान इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊंगा, जिसके द्वारा आपके सारे जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए, तो पहली डेफिनेशन है स्किनर महोदय की। स्किनर महोदय की एक डेफिनेशन है। स्किनर ने कहा है विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। विकास एक सतत एवं, सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, है ना, मतलब लगातार, कभी ना रुकने वाली, है ना, और धीमी, धीमी का मतलब है बहुत हल्के। जैसे विकास एकदम से नहीं होता कि आज आप बच्चा पैदा हुआ और एकदम से कल को चलने लग गया, है ना, एकदम से बहुत धीमी प्रक्रिया है। जैसे आपने देखा होगा गर्भावस्था, है ना, कितने टाइम चलती है, लगभग 9 मंथ, है ना। तो बहुत विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, और ये कहा है स्किनर महोदय ने, ठीक है। एक डेफिनेशन ये हो गई, विकास कैसा होता है, सतत, कंटिन्यूअस, लगातार, ठीक है। मैं आपको एक बात और बताता हूं, विकास कैसी प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है, बहुआयामी। अब बहुआयामी का मींस क्या है, जो बहुआयामी प्रक्रिया है विकास, ठीक है, विकास बहुआयामी प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कि विकास एक क्षेत्र में
तीव्र हो सकती है विकास की गति, और दूसरे क्षेत्र में मंद हो सकती है। ठीक है, विकास के बारे में। ठीक है, और एक बात आपको लर्न करनी है, जो विकास है वो कैसा होता है, बहुत लचीला होता है। मतलब विकास, एक ही बच्चे में विकास की दर किसी समय पर दूसरी और किसी और क्षेत्र में वहीं पर वो विकास की दर कैसी हो सकती है, गति तेज हो सकती है। ठीक है, एक ही बच्चे की। दूसरा, विकास जो होता है वो हर बच्चे में अलग अलग हो सकता है। मतलब किसी बच्चे में जो सीखने की क्षमता है, लर्निंग की पावर है, वो ज्यादा हो सकती है और किसी में वो मंद हो सकती है। ठीक है, तो विकास को बहुत सारे कारक भी प्रभावित करते हैं, वो भी हम अभी इसी वीडियो में क्लियर कर लेंगे कि विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन है वुडवर्थ की। जो वुडवर्थ महोदय है, उन्होंने कहा है जो विकास है वो क्या है, वातावरण एवं आनुवांशिकता। ठीक है, सॉरी, वंशानुक्रम। ठीक है, आनुवांशिकता को वंशानुक्रम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। किसने कहा है, वुडवर्थ ने। वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। देखो, विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। किसने कहा है, वुडवर्थ ने। इनकी डेफिनेशन से आप क्या समझते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, इनकी डेफिनेशन से आप समझिए, वंशानुक्रम, वंशानु का मतलब है जो आनुवांशिक, जो कुछ चीजें हमें अपने माँ बाप से मिलती है ना, वंशानुक्रम, कुछ चीजें हमें अपने गार्जियन से मिलती है। आपने देखा होगा किसी के हेयर करली है क्योंकि उनके पापा के या उनकी मम्मी की हेयर करली थे, तो उनके बच्चे की भी है ना, उनकी नोज, आईज, इस तरह से। तो वंशानुक्रम, तो जो विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण, वातावरण का मतलब है हमारे चारों ओर का परिवेश, एटमॉस्फेयर। तो विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कौन कौन, एटमॉस्फेयर और वंशानुक्रम विकास को प्रभावित करते हैं। अगर आपका एटमॉस्फेयर, आपका परिवेश अच्छा होगा तो आपका विकास भी अच्छा होगा। ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी है, देखिए मुनरो, ये वेरी मोस्ट, वैसे सारी ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशन तो आप देखिए मुनरो ने क्या कहा है, मुनरो ने कहा है भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को विकास कहते हैं। क्या बोला मैंने, आप इसे नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं तो आप इसे नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को विकास कहते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी मुनरो की डेफिनेशन। ठीक है, और बिल्कुल ठीक है, जब बच्चा गर्भ में जाता है उससे लेकर, ठीक है, उससे लेकर वृद्धावस्था तक विकास चलता रहता है। मैंने आपको बता दिया कि विकास कैसी प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली। जीवन पर्यंत का मीन्स है स्टूडेंट्स कि जब तक मृत्यु नहीं होती, लगातार चलता रहेगा। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको और नोट करना है, जो विकास है वो वेरी इंपोर्टेंट जो है पॉइंट है, आपको नोट करना है। विकास हमेशा क्रमबद्ध, एक क्रमबद्ध श्रृंखला का अनुसरण करता है। मतलब विकास हमेशा क्रम से होता है। ठीक है, क्रम का मीन्स क्या होता है, अब आप समझिए क्रम का मीन्स क्या होता है। जैसे क्रम को इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे और चल रहा है। अब जब आप किसी स्टूडेंट से, अपने छोटे भाई से, किसी से पूछेंगे कि बेटा आप काउंटिंग सुनाइए, तो क्या वो काउंटिंग सुनाएगा, तो कैसे सुनाएगा, वो सुनाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर वो आपको सुनाए काउंटिंग में 1 और 1 के बाद 2 ना बोल के वो बोले 1 3 4 6, मतलब कुछ चीजें छोड़े, तो आप कहेंगे नहीं बेटा ऐसे नहीं होता। आपको कैसे, आप बोलेंगे कि बेटा ऐसे नहीं, आपने 2 को छोड़ दिया, आपने 4 को छोड़ दिया, है ना। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस में क्या होता है, एक के बाद एक लगातार, है ना, तो कंटीन्यूअस होता है सीक्वेंस के साथ। तो विकास भी इसी रूल को फॉलो करता है। विकास अपना कभी भी क्रम को नहीं छोड़ता। ठीक है, क्रम का मतलब है जो विकास की अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था कौन सी है, गर्भावस्था। दूसरी अवस्था है शैशवावस्था। तीसरी अवस्था बाल्यावस्था। चौथी अवस्था किशोरावस्था। ठीक है, उसके बाद वृद्धावस्था। तो इनका जो सीक्वेंस है वो हमेशा यूनिवर्सल है। मतलब पूरे विश्व में जहां भी इंसान है, चाहे वो किसी भी अंग्रेज का बच्चा हो, चाहे वो किसी नीग्रो का बच्चा हो, किसी भी देश का बच्चा हो, वो इन्हीं सीक्वेंस को फॉलो करेगा। ठीक है, सबकी अवस्थाएं एक ही रहेंगी, किसी की अवस्थाएं बदलेंगी नहीं, और विकास जो है क्रमबद्ध चलता है, एक के बाद एक, दूसरी फिर तीसरा, इस तरह से विकास हमारा इस रूल को फॉलो करता है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और अभी हम देखेंगे नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है
हरलॉक ने विकास के बारे में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट जो है पॉइंट बताए। आप देखिए हरलॉक क्या कहते हैं, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला। क्रमिक का मतलब समझते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया श्रृंखला। क्रमिक का मतलब है लगातार, एक के बाद एक सीक्वेंस में। क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं नवीन विशेषताओं का जन्म होता है, क्या कहलाती है, विकास कहलाती है। ठीक है, क्या, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं नवीन विशेषताओं का जन्म होता है, क्या कहलाती है, विकास कहलाती है। अब इसको आप समझ लीजिए थोड़ी सी डेफिनेशन को। यहां पे जो मैंने बोला नवीन योग्यता एवं नवीन ये विशेषताओं, इसका मीन्स क्या है। क्रमिक का तो आप समझ गए कि विकास जो होता है वो एक सीक्वेंस में चलता है, एक के बाद एक। ठीक है, अच्छा देखिए क्या होता है, जब एक शिशु का जन्म होता है तो वो अवस्था होती है उसकी शैशवावस्था। तो आप देखना क्या शैशवावस्था में वो जो शिशु है क्या वो बोल पाता है, क्या उसके अंदर बोलने की योग्यता होती है, नहीं होती है स्टूडेंट्स। आप देखो सारी चीजों को आप खुद से कनेक्ट करके देखना। आप अपने घर में बच्चे होते हैं, आप उनको कनेक्ट करके देखना कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो क्या वो बोल पाता है, वो नहीं बोल पाता, उसके अंदर बोलने की योग्यता नहीं होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब वो ना ही चल पाता है, ठीक है, उसके अंदर ना ही चलने की योग्यता होती है। लेकिन जैसे जैसे अवस्थाओं में परिवर्तन होगा, जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर क्या आ जाएगा, बोलने की, चलने की योग्यता आ जाएगी। तो इस डेफिनेशन से आप समझ गए नवीन योग्यता और विशेषताओं का जो है जन्म होता है या विकास होता है। नेक्स्ट हरलॉक की ही डेफिनेशन है आपकी एक नेक्स्ट। उन्होंने क्या बोला है, हरलॉक ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताया है। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली, ठीक है, बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक एक क्रम में चलती रहती है। जो विकास की प्रक्रिया है बालक की, वो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है। ये बात हमने बिल्कुल जान चुके हैं कि एक क्रम में चलती है और जीवन पर्यंत चलती है, तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ये बात आपको नोट करनी है। जो विकास की अवस्थाएं होती हैं वो आपस में अंतर संबंधित होती है, मतलब एक अवस्था दूसरी अवस्था को प्रभावित करती है। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स? तो हमने आपको सारी विकास की डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दी। अब आप इसको नोट डाउन करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? जो बाल्यावस्था है उसकी प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ऑप्शन है दूसरों पर निर्भर रहना, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, ऑप्शन डी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति। तो बाल्यावस्था के बारे में पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूं, आप उसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बाल्यावस्था जो आपकी एक स्टेज है विकास की, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊंगा जिसे आप नोट करते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बाल्यावस्था, बाल्यावस्था इंग्लिश में से बोलते हैं हम चाइल्डहुड। आपको इंग्लिश में भी जो मैं बताऊंगा आपको उसे भी लर्न रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि कभी-कभी एग्जाम में हिंदी को ही इस तरह से लिख देता है, इस तरह से लिख देता है चाइल्डहुड। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो बाल्यावस्था को इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड, और ये 3 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। 3 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती है अर्ली चाइल्डहुड, एक होता है अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, और दूसरी है, और ये कहां से कहां तक है, ये है आपकी 3 से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था। फिर है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में क्या है, इसको बोलते हैं हम उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को परिवर्ती
ठीक है, परिवर्ती बाल्यावस्था भी कहते हैं, और ये हो जाएगा आपके 6 से 12 वर्ष तक। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ इसकी विशेषताएं हैं, कुछ इसके गुण हैं, ठीक है, वो आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, आप उन्हें लर्न कर लेंगे, ठीक है। जैसे जो बाल्यावस्था है, मैंने आपको उसकी सारा पॉइंट बता दिए। तो जो बाल्यावस्था है इसको हम गंदी अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गंदी अवस्था। गंदी अवस्था का मीन्स है इसमें बच्चे, आपने देखा होगा, आप खुद देखना अपने आसपास के बच्चे, वो कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, गंदे कपड़े कर लेते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो इस अवस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है। टोली अवस्था कहा जाता है, ठीक है, टोली अवस्था, गैंग एज, ठीक है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने सुनहरा काल कहा है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास की किस अवस्था को गोल्डन काल, ठीक है, सुनहरा काल कहा जाता है, तो वो क्या है? बाल्यावस्था है, ठीक है, गैंग एज हो गया। संचय काल एक वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है, संचय काल। संचय का मीन्स क्या होता है? संचय का मीन्स होता है कलेक्ट करना। संचय का मीन्स होता है कलेक्ट करना। संचय का मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। तो बाल्यावस्था में आपने देखा होगा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे जो जिनकी एज जो होती है लगभग 5 साल 6 साल, वो क्या करते हैं, वो कॉइन्स को इकट्ठा करते हैं, वो माचिस की जो रैपर है उसको इकट्ठा करते हैं, अपने खिलौनों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो एक उनकी विशेषता है, इस अवस्था को ही कहा जाता है संचय काल अवस्था या संचय अवस्था, ठीक है। गोल्डन एज हो गया, सुनहरा काल हो गया। और जो रॉस एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, रॉस, उन्होंने इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि रॉस ने किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा क्यों है? देखना, आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए। आप देखना, जो 6 साल का 5 साल का एक बच्चा होगा, आप उससे कहना बेटा आप ये काम मत करो, आप नहीं कर पाओगे, तो वो बोलेगा नहीं मैं कर लूंगा। वो बोलेगा मैं बड़ा हो गया हूं, वो अपनी मम्मी से बोलेगा नहीं मैं बड़ा हो गया हूं मम्मी, मैं ये काम कर सकता हूं। मतलब वो ये सोचता है कि मैं अब इतना बड़ा हो चुका हूं, जितने लोग सब हैं, मतलब उसको अभी पता नहीं कि वो अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है। और मिथ्या का मतलब होता है झूठा, और परिपक्वता का मतलब होता है इंग्लिश में मैच्योरिटी। तो अभी उसमें मैच्योरिटी नहीं आई, लेकिन वो समझता है कि वो मैच्योर हो चुका है, ठीक है। और ये किसने कहा है? रॉस ने कहा है, ठीक है, टोली अवस्था। और जो बाल्यावस्था है, इस अवस्था को गोल्डन एज हो गया, टोली अवस्था, गैंग एज हो गया, सुनहरा काल, संचय काल, और इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है, ठीक है। समूह बनाने की प्रवृत्ति, ठीक है, समूह बनाने की प्रवृत्ति। सबसे ज्यादा समूह बनाने की प्रवृत्ति इसी अवस्था में होती है, समूह बनाने की, ठीक है। मित्र बनाने की, मित्र बनाने की भी इच्छा प्रबल होती है। देखिए, समूह बनाने की प्रवृत्ति, मित्र बनाने की भी इच्छा प्रबल होती है, ठीक है। अनोखा काल भी इसी अवस्था को कहा जाता है, अनोखा काल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मूर्त चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ होता है। तो जो मूर्त चिंतन है, मूर्त चिंतन का मतलब है इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग,
ठीक है। अब इसका मीन्स क्या है? मीन्स है ये कि जो बच्चा होता है, बाल्यावस्था का जो बच्चा है, बाल्यावस्था में उसमें क्या होता है, बच्चा सिर्फ उसी चीज के बारे में सोच पाता है जो उसके सामने होती है। जैसे मैं आपसे उससे कहूंगा कि बेटा जो मेरा ये मार्कर है वो किस कलर का है, मेरे मार्कर पे क्या खुल रहा है, बंद है, तो इसके बारे में ही बात कर पाएगा। अब अगर मैं उससे कुछ ऐसी बात कहूं या किसी ऐसी वस्तु के बारे में पूछूं जो वहां पर उसको नहीं दिखाई दे रही हो, वो नहीं हो, तो उसके बारे में वो नहीं सोच पाएगा। मतलब अमूर्त चिंतन बच्चा नहीं कर पाएगा। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। ओनली मूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बाल्यावस्था के बता दिए। इसमें गंदी सब सारे हो गए। अच्छा, खेल आयु भी इसी अवस्था को कहा जाती है। खेल आयु भी इसी अवस्था को कहा जाता है, खेल आयु। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल्यावस्था पूरा आपका मैंने इसमें क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था, जो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है, वो था ऑप्शन नंबर बी, सामूहिकता की भावना। ठीक है, समूह बनाने की प्रवृत्ति होती है, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3, किशोरों में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? जो किशोर होते हैं उसमें संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो ऑप्शन ए, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, ऑप्शन बी, व्यवसाय की समस्या, ऑप्शन सी, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था में सारी समस्याएं होती है जो इस ऑप्शन में दी हुई हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको, अब बाल्यावस्था हो गया, अब मैं आपको किशोरावस्था क्लियर करूंगा। अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, और उसके बाद हम इसकी एक नेक्स्ट स्टेज किशोरावस्था पर चलते हैं। देखिए, जो किशोरावस्था होती है, जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था इंग्लिश में बोलते हैं एडोलेसेंस, इंग्लिश में बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, और यह अवस्था है 12 से 18 वर्ष तक होती है, 12 से 18 वर्ष तक। ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है पूर्व किशोरावस्था और एक होती है उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, अब इसके जो विशेषताएं हैं, जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, वो क्या क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है स्टैनली हॉल। स्टैनली होता है, कहीं कहीं पर स्टैनले होता है। ठीक है, स्टैनली हॉल, इन्होंने कहा है किशोरावस्था जो होती है वो तूफान और तनाव की अवस्था होती है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, अगर स्टैनली हॉल का नाम आ जाएगा तो उन्होंने कहा है तूफान और तनाव की अवस्था होती है। सबसे ज्यादा जटिल अवस्था किशोरावस्था को ही कहा गया है। सबसे ज्यादा जटिल अवस्था किशोरावस्था को ही कहा गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा जटिल अवस्था है। सबसे ज्यादा मानसिक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। सबसे ज्यादा मानसिक और शारीरिक परिवर्तन इसी अवस्था में होते हैं। ठीक है, ठीक है, आप खुद देखना जब आप किशोरावस्था में आए होंगे। ठीक है, जब आप किशोरावस्था में आए होंगे, अब तो आप किशोर नहीं रहे होंगे। ठीक है, जब यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो, है ना, तो जब आप किशोरावस्था में आए होंगे तो आपके बहुत ज्यादा मानसिक और शारीरिक परिवर्तन होंगे। आपको क्या होगा, आपको अपने बिजनेस की चिंता सताई होगी कि मैं क्या बिजनेस करूं, और आप रोज नई नई बातें करेंगे कि आज मैं ये वाला बिजनेस करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, है ना। मतलब अपने व्यवसाय को लेकर जो है आपके अंदर समस्या आ जाएगी, व्यवसाय को लेकर चिंतित हो जाएंगे आप। ठीक है, मानसिक और शारीरिक परिवर्तन बहुत होंगे, जटिल अवस्था होगी, और तूफान और तनाव की अवस्था इसी अवस्था को कहा जाता है। इसी अवस्था में विद्रोह की भावना आ जाएगी। कौन सी? विद्रोह की भावना। अब विद्रोह क्या होता है?
विद्रोह की भावना क्या? तो आप देखना जो किशोर होते हैं, अगर आप कहीं पर टीचिंग कर रहे हो तो आप देखना, ये आपने खुद भी ऐसा किया होगा स्कूल में, जब एक टीचर, ठीक है, जब एक टीचर उनके साथ उन्हें मारता है, किसी बात पर डांटता है, तो उन्हें एकदम से बुरा लग जाता है, एकदम से वो क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और उनके अंदर विद्रोह की भावना आ जाती है। वो कहते हैं कि मैं क्लास में ही नहीं रहूंगा, और कभी कभी वो क्लास से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, या वो स्कूल से बाहर जाने की कोशिश करने लग जाते हैं। ऐसा ही सेम वो अपने घर पे भी करते हैं, जब उनके माँ बाप, उनके गार्जियन, उनके बहन भाई उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं या जो उन्हें पसंद नहीं आए, तो वहां पे वो विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। तो विद्रोह की भावना इसी जो है अवस्था में विकसित होती है। और एक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अपराध और नशे की ओर, अपराध और नशे की ओर उन्मुख हो जाना, अपराध और नशे की ओर उन्मुख होना इसी अवस्था की व्यवस्था जो है विशेषता है। अपराध और नशे की ओर उन्मुख होना किशोरावस्था की ही विशेषता है। और एक बहुत निगेटिव फैक्ट है आत्महत्या की भावना, ठीक है। जो सुसाइड अटेम्प्ट करने की ज्यादातर मोस्टली घटनाएं होती हैं वो किशोरावस्था से ही रिलेटेड होती हैं, और ये बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है। तो जितने भी किशोर हैं या किशोरी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो अपनी निगेटिविटी को बिल्कुल छोड़ दें, उसे बिल्कुल छोड़ दें और एक पॉजिटिवनेस अपने अंदर लेके आए, ठीक है, एक आत्मविश्वास अपने अंदर लाएं कि आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है, और इतनी गलत काम या ऐसा कुछ अपने बारे में कभी ना सोचें, ठीक है। और आत्महत्या की भावना, आपने देखो इसी अवस्था में क्या होता है, जो लड़का है, जो लड़की है, जो एक लड़के लड़की जो आपस में प्रेम प्यार लव करते हैं, वो भी क्या करते हैं कि अगर तुम ना मुझे मिली तो मैं क्या करूंगा, मैं मर जाऊंगा, और ऐसा बहुत कर भी लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है। किसी के ना मिलने से आपको सुसाइड नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपनी जिंदगी में अपनी जॉब लेनी चाहिए और अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करके दिखाना चाहिए, ठीक है। तो आत्महत्या आपको, ये जो है बिल्कुल जो निगेटिवनेस है उसको आपको छोड़ना है, ठीक है। और इसी अवस्था में ये भावना विकसित होती है, किशोरावस्था में ही, ठीक है। और विद्रोह हो गया, तो सबसे ज्यादा जटिल है और सबसे ज्यादा मानसिक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मतलब और व्यवसाय की समस्या रहती है। परिवार से जो संबंध है, परिवार से संबंध प्रतिकूल हो जाते हैं। जब वो विद्रोह करेगा तो वो क्या करता है, अपने सारे जो परिवार के लोग हैं उनसे लड़ता है, झगड़ता है। कौन, एक किशोर या किशोरी, अगर उसकी इच्छा की कोई काम नहीं हो, ठीक है। और इसी अवस्था में खुद से प्रेम होता है, खुद से प्रेम, एक अवस्था इसमें क्या होता है, खुद से प्रेम होता है, खुद से प्रेम होता है, मतलब खुद को शीशे में बार बार देखना कि मैं कैसा लग रहा हूं, मैं अच्छा लग रहा हूं, इस तरह की भावना भी हमारी किशोरावस्था में विकसित हो जाती है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे किशोरावस्था के वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास में, बाल विकास में ऑप्शन ए प्रक्रिया पर बल है, ऑप्शन बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है, उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको बता दिया बाल विकास में प्रक्रिया पर भी बल होता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। जो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है यह सिद्धांत किसने दिया? तो सर्वाधिक जो उपयुक्त जीवित रहता है वो सिद्धांत दिया आपका डार्विन ने। और सर्वाधिक उपयुक्त का मीन्स है, डार्विन ने कहा है जो भी जीव जंतु एटमॉस्फेयर के साथ अगर अनुकूलन नहीं कर पाते तो वो क्या होता है, उन जीवों का जो वजूद है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। डार्विन ने कहा है जो अनुकूलन कर लेगा। अब अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन का मीन्स होता है अगर गर्मी है, अगर गर्मी चल रही है और अगर आप जाड़े के कपड़े पहनेंगे तो आपको लोग क्या कहेंगे, अजीब कहेंगे। और
इससे क्या होगा, आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब गर्मी होती है तो फैन चलते हैं, एसी चलाते हैं, जबकि ऐसा हम जाड़ों में नहीं करते। तो हम लोग वो क्या कर रहे हैं, हम अनुकूलन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अनुकूलन कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो अस्तित्व है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहने का मतलब है कि आप अनुकूलन कर लेंगे, मतलब जो अपने आप को परिस्थितियों में ढाल लेगा वो क्या हो जाएगा, जीवित रहेगा। और यही हमारा वैसे रियल लाइफ का जो अगर देखा जाए तो आजकल का यही टाइम है, जो अपने आप को परिस्थितियों में ढाल लेता है वही आजकल कुछ कर पाता है। ठीक है, एडजस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो डार्विन का ये था, डार्विन ने दिया था ये सिद्धांत, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। सारी डेफिनेशन में मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी और इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है। संवेग को इंग्लिश में कहते हैं इमोशन, संवेग को इंग्लिश में कहते हैं इमोशन। तो जो इमोशंस हैं, संवेग को इंग्लिश में कहते हैं इमोशन। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको नोट डाउन करते जाएं ताकि आपके नोट्स जो है तैयार हो जाए और आपको एग्जाम में ज्यादा इधर उधर भागना ना पड़े, आप उसको ही रिवाइज कर ले। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन है आपका, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है। तो संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं इमोशन, और इमोशन जो होते हैं वो कहां से आएंगे, वो किस अवस्था में सबसे ज्यादा रहते हैं। इमोशन सबसे ज्यादा कब रहते हैं, तुम ना मिली तो मर जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, गुस्सा ज्यादा आता है, विद्रोह की भावना, कौन सी अवस्था है, किशोर अवस्था। ओके स्टूडेंट्स, तो आप खुद ही लॉजिकली लगा सकते हैं कि किशोर अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें संवेगों की क्या होती है, क्रांति होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। नेक्स्ट, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। तो मैंने आपको बाल्यावस्था में समझा दिया, जो मानव विकास की सुनहरी अवस्था कहा जाता है वो कहा जाता है बाल्यावस्था को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। आप इस क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लें। ठीक है, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन हमसे, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसके दौरान हम किससे सीखते हैं, या हमें कौन सिखाता है कि बेटा ये काम मत करो, इसे ऐसे कर लो, इसे ऐसे कर लो। तो हमें प्रारंभिक बाल्यावस्था में कौन सिखाता है, तो आप खुद लॉजिकली लगाएं, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो हमारे कहां पर होगी, वो हमारे घर पर होगी। घर पर हमारे कौन हो सकता है, हमारे गार्जियन, हमारे भाई बहन। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए भाई बहन एवं अध्यापक, तो अध्यापक तो अभी होगा नहीं घर पर, तो ये नहीं होगा। दूसरे में भी अध्यापक है, ये भी नहीं होगा। सी, भाई बहन एवं माता पिता, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि भाई बहन और माता पिता एक परिवार का हिस्सा होते हैं और यही हमें सिखाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत कौन आता है, तो आपको मैंने बता दिया उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो नियरेस्ट ऑप्शन होगा, मैंने आपको बताया 6 से 12 वर्ष, इसमें देखना 6 से 12 वर्ष तो है नहीं, तो जो नियरेस्ट हो उसे चूज कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका 6 से 11 वर्ष, आप उसे चूज कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। तो ये भी बिल्कुल आप लॉजिकली लगा लेंगे, नाराज होना क्या है, इमोशन, और इमोशन क्या होते हैं, संवेग। इंग्लिश में, हिंदी में हम क्या संवेग कहते हैं, तो संवेगात्मक विकास से। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेगात्मक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शैशव काल की अवधि है जो शैशवावस्था है। अब मैंने आपको किशोरावस्था बता दी, बाल्यावस्था बता दी, एक अवस्था और रह गई है जो है शैशवावस्था। आप उसको भी देख लीजिए, शैशवावस्था क्या है, शैशव काल क्या है। ठीक है, और इस अवस्था को कहते हैं हम इंग्लिश में इन्फेंसी। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इन्फेंसी। इस अवस्था को इंग्लिश में हम कहते हैं इन्फेंसी। ठीक है, शैशवावस्था। ठीक है,
ठीक है, 0 से 2 वर्ष तक होती है। एक मनोवैज्ञानिक है रॉस, इन्होंने अपने विभाजन में कहा है जो शैशवावस्था है, जो इनकी शैशवावस्था है वो है 0 से 5 वर्ष। ठीक है, बाल्यावस्था, जो इनकी बाल्यावस्था है वो है 5 से 12 वर्ष। किशोरावस्था, ये विभाजन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इनका नाम देकर, और नॉर्मली अगर शैशवावस्था पूछा जाता है इनका नाम नहीं लेगा तो 0 से 2 वर्ष तक। किशोरावस्था लगभग 12 से 18 वर्ष। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रौढ़ावस्था। ठीक है, कहां तक है? 18 वर्ष से ऊपर। ये विभाजन आप लर्न रखेंगे रॉस का। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। 4 अवस्थाओं में इन्होंने विकास की अवस्थाओं को बांटा है। और चाहे हम बात करें शैशवावस्था, नॉर्मल अगर जनरली आपसे पूछा जाएगा तो शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष, और इस बार के यूपी टेट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 0 से 2 वर्ष तक शैशवावस्था होती है। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है? इसकी सबसे पहली विशेषता होती है दूसरों पर निर्भर होता है। इसमें दूसरों पर निर्भरता। ठीक है, सीखने की जो गति है बहुत तीव्र, बहुत तेज होती है। जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अब मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ठीक है, दूसरों पर निर्भरता, अनुकरण से सीखता है। ठीक है, बच्चे का निर्माण काल कहा जाता है। किस अवस्था को कहा जाता है बच्चे का निर्माण काल? स्टूडेंट्स, बच्चे का निर्माण काल कहा जाता है शैशवावस्था को। ठीक है, और सारी जो इसके इंपोर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको बताती है। मूल प्रवृत्ति का मतलब है सिर्फ वो अभी गुस्सा और हंसी वगैरह दिखा सकता है। ठीक है, बाकी वो अभी वो कुछ नहीं कर सकता, उसका सारा व्यवहार इसी पर निर्भर रहता है। अगर वो उसे भूख लगेगी तो वो रोएगा दूध के लिए। ठीक है, और अगर उसे अच्छा लगेगा तो वो स्माइल देगा। तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विकास से की ओर होता है। जो विकास है वो सरल से जटिल की ओर होता है। विकास सरल से जटिल की ओर होता है। विकास सरल से जटिल की ओर होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिल की ओर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। जो अधिगम है और जो विकास है वो एक दूसरे से जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। अर्थात वो एक, तो विकास और अधिगम जो है वो एक दूसरे से कैसे संबंधित है? विकास और अधिगम एक दूसरे से जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। विकास और अधिगम एक दूसरे से जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। ठीक है, कुछ डेफिनेशन मैंने आपकी यहाँ पर विकास की जो डेफिनेशन है यहाँ पर अधिगम की, ठीक है, वो लिखी है। अधिगम का मतलब होता है इंग्लिश में लर्निंग, और हिंदी में कहते हैं इसको सीखना। जैसे सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? वुडवर्थ ने। दूसरी डेफिनेशन है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जो सीखना है वो क्या है? व्यवहार में हमारे क्रमबद्ध जो परिवर्तन है वो से हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। किसने कहा? स्किनर ने कहा है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह कहा है जेपी गुलपोर्ड ने। सारी जो डेफिनेशन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी लेकर आऊंगा। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों का अर्जन है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, तो यह आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विकास की गति
एक व्यक्ति में दूसरे से भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन ए एडी से चोटी, ऑप्शन बी अव्यवस्थित, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो मैंने आपको डेफिनेशन में क्लियर कर दिया, जो विकास होता है वो एक सीक्वेंस का क्रमबद्ध का अनुसरण करता है, क्रमबद्धता का अनुसरण करता है, ठीक है, और व्यवस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है? ऑप्शन ए विकास पृथक होता है, ऑप्शन बी विकास एकल आयामी होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, ठीक है, विकास एकल आयामी नहीं होता, मैंने आपको बताया विकास कैसा होता है, बहुआयामी होता है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होता, विकास जो होता है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, जो भाषा का विकास है उसके लिए प्रारंभिक बचपन काल क्या है? अति संवेदनशील, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य बचपन अवधि है, जो मध्य बचपन की अवधि है वो कितनी है? वो है 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है? तो विकास की किस अवस्था में? तो सबसे ज्यादा जो बुद्धि का विकास होता है, जो सबसे ज्यादा बुद्धि का विकास होता है वो होता है किशोरावस्था में, ठीक है, किसमें? किशोरा अवस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वह अवस्था जो माता के किस भी गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने के कारण होती है कहलाती है? ऑप्शन डाउन सिंड्रोम, हाँ इसका आंसर है डाउन सिंड्रोम, इसका आंसर है डाउन सिंड्रोम, और ये एक आनुवांशिक बीमारी है। आज के लिए बस इतना ही, लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ स्टूडेंट्स हमें सपोर्ट करें। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।